Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Today we want to discuss a very important topic of chapter number 2 that is biological molecule. और उस पर हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं एक और टॉपिक जिसका नाम मेरे पास क्या था, लिपिड्स. और आज हम लिपिड की एक और इम्पॉर्टेंट टाइप पढ़ने वाले जिसका नाम क्या है, टर्पिनॉइड्स. राइट. सो लेट्स सी व्हाट आर बेसिकली टर्पिनॉइड्स. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो बातें माइंड में बहुत ज़्यादा गौर से ध्यान से रखनी है, उनमें से पहली बात यह है कि ये टर्पिनॉइड्स जो हैं इनको हम प्लेस तो करते हैं लिपिड्स में, लेकिन ये लिपिड्स का वो वाला ग्रुप है कि जिसके पास फैटी एसिड नहीं है. डू नॉट कंटेन फैटी एसिड. इनके पास फैटी एसिड नहीं है. फिर हम इसे लिपिड में क्यों प्लेस कर रहे हैं? इसकी वजह ये है कि ये लिपिड सॉल्युबल हैं. ये फीचर कि ये लिपिड सॉल्युबल हैं हमें गौर करने पे मजबूर करता है कि हम इसे लिपिड के साथ ही कहीं प्लेस कर दें. और एक और चीज़ जो इसको बहुत क्लोज ले जाती है लिपिड मॉलिक्यूल्स के, वो क्या है कि ये वाटर इनसॉल्युबल हैं जैसे कि बाकी लिपिड्स होते हैं. इन तीन फीचर्स की वजह से हम लोगों ने टर्पिनॉइड्स को उठा के इसी ग्रुप के साथ स्टडी करना चाहा है या पसंद किया है. टर्पिनॉइड्स किस चीज़ के बने होते हैं? टर्पिनॉइड्स बने होते हैं खास यूनिट के. आपको पता जैसे कि हमारी वॉल की यूनिट क्या है, ब्रिक. जब मैं बहुत सी ईंटों को जोड़ता हूँ तो दीवार बन जाती है. सेम इज द केस हियर कि जब मैं बहुत सी आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स को आपस में मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएंगे, ये पॉलीमर्स जिनका नाम क्या है, टर्पिनॉइड्स. ये जो टर्पिनॉइड्स है ये किस तरीके से बनते हैं? बाय मीन्स ऑफ कंडेंसेशन. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज कंडेंसेशनल पॉलीमर्स. राइट. तो देखना ये है कि अगर मैं कंडेंसेशन करवाना चाहता हूं तो वो किन किन मॉलिक्यूल्स की होगी और वो किस तरीके से आपस में ज्वाइन होंगे. तो जैसा डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि ये है मेरे पास एक आइसोप्रीनॉइड यूनिट. दिस वन इज आइसोप्रीनॉइड यूनिट. राइट. इसके अंदर यू कैन सी देयर आर 5 कार्बन्स. 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम्स हैं और इसके अंदर जो हाइड्रोजन है दे आर 8. तो इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जब मैं कंडेंसेशन के थ्रू आपस में लिंक करवाऊंगा तो मेरे पास टर्पीन्स बन जाएगी जिसकी एक ड्राइंग, जिसकी एक किस्म, जिसकी एक टाइप मैंने आपके सामने यहाँ ड्रॉ करके रखी हुई है. तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर लॉन्ग चेन फॉर्म्स ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ दीज पर्टिकुलर आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स. इन पर्टिकुलर आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स से बनने वाली स्ट्रक्चर्स को, मॉलिक्यूल्स को हम एक ख़ास चीज़ से पहचान सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं. और वो पर्टिकुलर चीज़ क्या होती है, उनका स्पेसिफिक एरोमा. एरोमा का मतलब होता है स्मेल या खुशबू. यानी कि अगर आप लोग लौंग, क्लोव्स, जिंजर मीन्स अदरक की बात कर रहे हैं, यूकलिप्टस सफ़ेदे का पौधा हम इसे बोलते हैं, अगर आप इनको देखें तो आप लोगों को स्मेल मिलेगी. ये पर्टिकुलर स्मेल, ये पर्टिकुलर एरोमा ड्यू टू डेफिनेटली दीज टर्पिनॉइड्स. फिर इसके अलावा जो आपके सराउंडिंग में बहुत कॉमन टर्पिनॉइड्स प्रेजेंट हैं उनमें से एक बड़ा मशहूर मेंथोल है. ये आपको पता है, जितने भी आप लोजेंजेस खाते हो जो आप लोगों के गले को राहत बख्शते हैं, जो उनको ठंडक का एहसास देते हैं, उनमें बेसिकली मेंथोल होता है. फिर कैम्फर, ये एक यू कैन से सब्सटेंस है जो आमतौर पे हमारी विक्स वगैरह में डाला जाता है. ये बड़ा कॉमन यू कैन सब्सटेंस है और इसे आम जबान में हम काफूर भी कहते हैं. ठीक. कैनाबिस को हम आम जबान में भंग कहते हैं. तो भंग की जो एरोमा है, जो स्मेल है, इट इज ड्यू टू दीज पर्टिकुलर सब्सटेंसेस नोन एज टर्पिनॉइड्स. फिर गिंको बाइलोबा, इसकी भी खास एरोमा है, इसकी खास एक स्मेल है. और गिंको बाइलोबा आपको पता है कैसा सब्सटेंस है जिसे कि हम आजकल यूज कर रहे हैं अनऑथराइज्ड वे में. वो ये है कि ये मेमोरी को एनहांस करने में इस्तेमाल होता है, शायद ये ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाने में इस्तेमाल होता है. तो उसका जो पर्टिकुलर एरोमा है इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू टर्पिनॉइड्स. इसके अलावा जो इसकी दूसरी टाइप होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोटीन्स. कैरोटीन्स नॉर्मली कलर्स असाइन करती हैं मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर्स को. जैसे कि आप सनफ्लावर के येलो कलर की बात करें तो सनफ्लावर का येलो कलर इट इज़ ड्यू टू कैरोटीनॉइड्स. सिमिलरली जो हमारे पास रेड कलर होता है टोमेटोज में, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू कैरोटीनॉइड्स. ठीक है.
तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसकी दो बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं, दैट इज वन ऑफ देम इज रबर एंड अदर वन इज कैरोटीन। ये नॉर्मली मॉलिक्यूल्स हैं और ये नॉर्मली स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो दुनिया में जितने भी लेटेक्सेस हैं, लेटेक्सेस मीन्स रबर्स की जो प्रिकर्सर्स हैं वो किसके बने होते हैं? टर्पेनॉइड्स के बने होते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि ये वाला टॉपिक आपकी बुक में बाद में डिस्कस्ड है और जो स्टीरॉइड्स है वो पहले डिस्कस्ड है, लेकिन मैंने इस छोटे टॉपिक को पहले पढ़ाया है और अब हम लंबे टॉपिक भी स्टीरॉइड को पढ़ने जा रहे हैं और इस पर्पस के लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीरॉइड्स को। तो स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? आमतौर पे हम जब भी इन मॉलिक्यूल को जिन में लाते हैं तो हम किसी बहुत हाई एनर्जी मॉलिक्यूल की बात करेंगे। कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देगा, मे बी मोर स्पीडी देन द वेरी वेरी वेल नोन मॉलिक्यूल्स, हार्मोन्स। अगर आपने किसी स्टीरॉइड को कैरेक्टराइज करना हो, पहचानना हो, तो आप कैसे पहचानेंगे? अगेन वही फीचर जो मैंने पहले पर टॉपिक में पढ़े थे कि इनके पास भी फैटी एसिड नहीं होते, लेकिन ये भी लिपिड सॉल्युबल हैं और ये भी वाटर में इनसॉल्युबल हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप कभी स्टीरॉइड खाएंगे तो आप लोगों को लिपिड्स एज ए व्हीकल यूज करना पड़ेंगे, बिकॉज के लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं। हमारे पास इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम आइंदा डिस्कस भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कोलेस्ट्रॉल। हमने इसको यहाँ पे इसलिए रखा हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज के कोलेस्ट्रॉल ये किसी भी यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन का एक इंटेग्रल पार्ट है और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मीन्स कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो अपनी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखती है, और रप्चर नहीं होती। मेंटेन रखने से मुराद है कि वो रप्चर नहीं होती। बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर या बहुत हाई टेम्परेचर हो, ये वाली चीज़ हमेशा उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। फिर इसके अलावा जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जॉब इस पर्टिकुलर स्टीरॉइड की है वो ये कि ये स्टीरॉइड्स सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के तौर पे भी काम करते हैं। हर सेल को दूसरे सेल से कोई ना कोई कम्युनिकेशन करनी होती है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए वन ऑफ द वेरी बेस्ट मॉलिक्यूल दैट कैन मूव वेरी रैपिडली, दैट कैन क्रॉस द बैरियर्स वेरी इजीली, दैट इज नथिंग अदर देन द स्टीरॉइड्स। तो इस लिहाज से स्टीरॉइड्स के दो फंक्शन हुए, नंबर एक के ये सेल मेम्ब्रेन का इंटीग्रल पार्ट हैं और नंबर टू ये सेल सिग्नल मॉलिक्यूल के तौर पे काम करते हैं। आपकी बुक में डिटेल नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बातें बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कितना डाइवर्स मॉलिक्यूल है और आप सिर्फ यही ना समझे कि इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किसी एनर्जी प्रोवाइडिंग रिलेशन के साथ है। ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? स्टीरॉइड्स कैन बी फाउंड इन फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। पहले तो आप सब ये समझते थे कि शायद स्टीरॉइड्स एनिमल्स भी होते हैं। नो, स्टीरॉइड्स फंजाई में भी होती हैं, एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करें। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक फंगस और फंगल स्टीरॉइड की, जिसका नाम है एर्गोस्टेरोल। इट इज यूज्ड टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस। आगे चलते हैं हम लोग सीधा सीधा एनिमल स्टीरॉइड की तरफ, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। एनिमल स्टीरॉइड्स की बहुत सी कैटेगरीज है, उसमें से पहली कैटेगरी है एनाबॉलिक स्टीरॉइड। एनाबॉलिक स्टीरॉइड नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये एनाबोलिज्म करवाएगा। Whenever we use the term anabolism, it means we are talking about some constructive reactions, और कंस्ट्रक्शन होगी। हम छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ के कोई बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो नाम क्या होगा? जाहिर है एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? दे ऑलवेज वर्क विद एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस क्या होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बात समझने की ये है कि अगर आप एनाबॉलिक स्टीरॉइड इस्तेमाल करना चाहती हैं तो फिर आप लोगों को साथ साथ अपनी एंड्रोजन थेरेपी भी करनी पड़ेगी, राइट? इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपके मसल का मैस बढ़ेगा, और आपको पता है कि अगर आपके मसल का मैस बढ़ेगा तो आप में एनर्जी और पावर ज्यादा आएगी। तो बहुत से जो रेसलर्स और एथलीट्स हैं वो पर्टिकुलर इन्हीं एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर्टिकुलर एनाबॉलिक स्टीरॉइड को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके साथ बहुत ही वैल्यूएबल क्या होने चाहिए? फिजिशियंस होने चाहिए, बहुत ही वैल्यूएबल बायोकेमिस्ट्स होने चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट होने चाहिए, जिनको पता हो कि कौन से मॉलिक्यूल का मेरी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है और उस पर्टिकुलर पॉजिटिव इफेक्ट को एनहांस कैसे कर सकते हैं और नेगेटिव इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं। ब्लाइंडली किसी भी किस्म के स्टीरॉइड को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि इन पर्टिकुलर स्टीरॉइड का इफेक्ट आप लोगों की बॉडी में खास तौर पे दो चीज़ों को होगा। नंबर वन, आप लोगों का लिवर। आपको पता है कि जो लिवर है ये एक फिल्टर है आपकी बॉडी का, और अगर
आप लोग प्रॉपर स्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके लिवर की तबाही हो सकती है। फिर सेकंड फिल्टर जो आप लोगों की बॉडी का है दैट इज कॉल्ड एज अ किडनी। और अगर आप लोग अब इसको भी सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपके उस फिल्टर की जो यू कैन से जालियों को जिन्हें ग्लोमेरुलाई कहते हैं डिस्टर्ब कर सकते हैं, या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूशन पार्ट जहाँ पे यूजफुल चीज़ों को रीअब्सॉर्ब होना था वो भी डिस्टर्ब हो सकती हैं, तो जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करें ट्राई टू हैव असिस्टेंस ऑफ प्रोफेशनल्स। अगर आप प्रोफेशनल से असिस्टेंस नहीं लेंगे तो यकीनी तौर पे आप अपनी जान को खतरे में डाल लेंगे। और आपको पता है कि इंटरनेशनल रेसलिंग में भी, इंटरनेशनल यू कैन से स्पोर्ट्स ईरा में भी हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से एथलीट्स हैं कि जिन्होंने पावर को बढ़ाने के लिए, मसल के मैस को बढ़ाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया और अपनी ज़िंदगी से जान हार गए। तो इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हाथों या एक्सपर्ट माइंड्स की प्रेजेंस में करना चाहिए, अदरवाइज दीज मॉलिक्यूल्स कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। फिर इसके अलावा ये हमारी बोन स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करते हैं। तो आपको पता ही है कि हमारी बोन अगर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए या उसके अंदर ज़्यादा कैल्सिफिकेशन हो जाए तो उसका भी नुकसान हो सकता है। सिमिलरली अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ एक और इम्पॉर्टेंट स्टेरॉइड जिसका नाम विटामिन डी है, ये भी यू कैन से इस्तेमाल करनी चाहिए, बिकॉज कि जो विटामिन डी है ये इसेंशियल होती है टू पुट यू कैन से सम कैल्शियम प्रेजेंट इन द बोन। तो अगर आपके पास विटामिन डी नहीं है और आप सिर्फ कैल्शियम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो भी बोन की स्ट्रेंथ नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए लॉजिकल और यूजफुल माइंड्स की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें साथ साथ इस्तेमाल होंगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप सिर्फ इसको इस्तेमाल करेंगे और इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकता है। अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको इस्तेमाल नहीं करें तो भी नुकसान हो रहा है, और अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ कैल्शियम इस्तेमाल नहीं करें तो भी नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटीग्रेटेड हैं। इसकी डोज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओवर डोजिंग करेंगे तो ये बहुत तेज़ी से आप लोगों के हार्ट को, आप लोगों के ब्रेन एक्टिविटीज़ को और आपकी ग्रीनल और हेपेटिक यू कैन से एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर सकती है। लिहाजा इन चीज़ों को बहुत सेंसिटिवली यूज़ करना चाहिए। फिर एक और स्टेरॉइड जो आई वांट टू यू कैन से ऐड इनटू योर नॉलेज, जो आपकी बुक का डेफिनेटली पार्ट नहीं है, वो है न्यूरोस्टेरॉइड्स। ये एक नई एक अप्रोच है, नई एक सोच है। और ये जो बेस्ट एग्जांपल इसके DHEA है। आप किसी भी अगर फूड सप्लीमेंट को ख़रीदते हैं तो आमतौर पे आपको वहाँ पे ये DHEA सप्लीमेंट नज़र आता है। ये बेसिकली एक न्यूरोस्टेरॉइड है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन। और ये बेसिकली अगेन वही बात है, एंड्रोजन के साथ मिलकर काम कर रहा होता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। और ये आमतौर पे जब हम यूथ में जा रहे होते हैं तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन ब्रेन में बहुत बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे एक्ने बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं यूथ एज में। तो इन तमाम चीज़ों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही एक्सपर्ट माइंड्स और बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स की असिस्टेंस आप लोगों को लेनी चाहिए और फिर इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। ब्लाइंडली किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से थोड़ी ज़िंदगी मगर सुथरी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। तो अपनी ज़िंदगी को सुसाइडल साइड पर मत लेके जाएं बाय यूजिंग सम OTC। जब हम यूज़ करते हैं OTC, इसका मतलब होता है ओवर द काउंटर सेलिंग मेडिसिन। सम टाइम ओवर द काउंटर सेलिंग मेडिसिन, खैर पाकिस्तान में तो वैसे ही कोई नहीं, आप जो चीज़ मर्जी खरीद सकते हैं, लेकिन OTC भी बाज़ अगर इंसान की जान ले सकते हैं। अपनी जानों से मत खेलें और इन पर्टिकुलर स्टीरॉइड्स को बहुत लॉजिकली और जोर के तहत ही सिर्फ इस्तेमाल किया जाए। अदरवाइज आपकी बॉडी के अंदर जो जिस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है वो नेचर आमतौर पे ऑप्टिमम अमाउंट में आपकी बॉडी से खुद प्रोड्यूस करवा रही है, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा कौन कौन से स्टेरॉइड हमारी बॉडी में होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। Yes, my dear students, now we want to discuss the next type of steroids that is called the sex steroids or sex hormones. ये जो सेक्स स्टेरॉइड्स हैं या हार्मोन्स हैं ये दो किस्मों के होते हैं ज़ाहिर है, एक मेल के और एक फीमेल के। जो मेल के सेक्स स्टेरॉइड्स हैं उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, एंड्रोजेंस का, और जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स या स्टेरॉइड्स हैं उन्हें हम नाम देते हैं फीमेल हार्मोन्स का। राइट, यू नो वेरी वेल कि हमारे पास इन केस ऑफ मेल्स देयर आर द सेक्स ऑर्गन्स नोन एज द टेस्टिस, और जो टेस्टिस हैं दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। और जो टेस्टोस्टेरोन है ये हमारे प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर को और हमारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स दोनों को क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स आपको पता है डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस होती है। जब हम अपनी ग्रेट मदर की वॉर्म में थे तो इसी पर्टिकुलर हार्मोन ने ही हमारी जो राहें हैं
वो एक बॉय की डेवलपमेंट पे स्टार्ट करवाई, फिर उसके पीछे जो जीन आपको पता है वो हमारे एक्स क्रोमोसोम हमारे वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट SRY जीन था। इनके सब फीमेल्स देयर आर 2 हार्मोन्स, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन, अदर वन इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरोन, और ये भी हमारे फीमेल सेक्स कैरेक्टर और फिर डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल उसमें रोल उसने प्ले किया, और फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो था उनके अंदर भी उन्होंने रोल प्ले किया, और इन हार्मोन्स ने मेल में और इन हार्मोन्स में फीमेल में काम करके सेक्सुअल डिफरेंसेस क्रिएट करवाए बिटवीन द बॉयज एंड द गर्ल्स। तो इस तरीके से डिफरेंसेस जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कि सेक्सेस की बेस पे दो डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज का रखना या होना, ये भी सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड्स की बरहूने मिन्नत होता है। फिर हम चलते हैं बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये वाले हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स पर प्रोड्यूस होते हैं, देयरफॉर कॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसका ताल्लुक ही तौर से हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ है। तो बिल्कुल ये हमारे रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को। बहुत ज़्यादा जब हमारा ब्लड लॉस हो जाता है या वाटर लॉस हो जाता है, या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस टाइम पे जो पेशेंट्स होते हैं उनका मतलब मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और बाद में लाइफ थ्रेटनिंग हद तक भी स्लो हो जाता है। तो जो चीज़ लाइफ को बचा सकती है वो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं जो लाइफ क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फिर इसके अलावा इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। इसका क्या मतलब है कि आपकी बॉडी बिला वजह ही इम्यून रिस्पॉन्स शुरू करती फिरे, विदाउट अ रीज़न रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाए, आपके बॉडी की जो सेल्स है वो अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर दें। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बॉडी क्या करती है, खुद ब खुद क्या प्रोड्यूस करती रहती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फ़ायदा क्या होता है कि मेरी बॉडी फजूल किस्म के इम्यून रिएक्शन से बाज रहती है। फिर इसके अलावा हम इनको यूज़ कर सकते हैं कि जब मैंने कभी क्या की हो, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन की हो, किसी भी ऑर्गन को बॉडी में ट्रांसप्लांट किया हो, तो उस टाइम पे अगर मेरे पास कोई इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो रहा हो, मुझे उसके आसार नजर आए, तो मैं उसको सप्रेस करने के लिए भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की थेरेपी कर सकता हूँ। फिर हम चलते हैं स्टूडेंट्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। नाम इंडिकेट कर रहा है कि कोई मिनरल से रिलेटेड बात हो रही होगी, तो बिल्कुल ठीक है। ये मिनरल्स के लिए बड़े वाइटल हैं। आपको पता है कि मिनरल्स बॉडी में से ब्लड के लॉस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा स्टूल पास की वजह से भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से भी हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा देर तक आपकी सेक्स एनवायरनमेंट में नहीं है जहाँ आपको फूड न्यूट्रिशन नहीं मिली, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस वाले केस में जो सबसे ज़्यादा खतरे वाली बात होती है वो क्या होती है कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक पे पेशेंट जा सकता है। तो जब कभी ऐसी चीज़ हमारे पास आए तो हम उसकी थेरेपी डेफिनेटली इन्हीं मिनरलोकॉर्टिकॉइड के साथ करते हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है कि ये मेंटेन करेंगे हमारे बीपी को, जो बीपी बहुत तेज़ी से फॉल हो रहा होता है, इसको रीगेन करने में हेल्प कर रहा होता है। ये मेरे ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करवा रहा होता है, ये खाम खा के वाटर लॉस को मिनिमाइज करवाता है। फिर इसके अलावा अगर इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में से ज़ाया हो रहे हों किसी भी वे में, और वो इलेक्ट्रोलाइट इतने कम हो गए हो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक जा चुकी हो, तो भी हम उसकी क्या करेंगे, हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड थेरेपी करेंगे, तो ऑर्गेनिज्म की लाइफ बच सकती है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेरॉइड सिर्फ और सिर्फ जान लेने वाले नहीं हैं, बल्कि ज़िंदगी देने वाले भी हैं। सिर्फ और सिर्फ बात वही है कि आप इन मॉलिक्यूल्स को किन हैंड से हैंडल करते हैं, राइट। तो जितने आपके पास एक्सपर्ट हैंड होंगे, जितने आप लोगों के पास एक्सपर्ट ब्रेन्स होंगे, उतने ही आप लोगों के जानों के साथ कम खेला जाएगा, और आप अपनी ज़िंदगी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी के जो पॉजिटिव्स उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं, और ज़्यादा बिगर मैसेज ऑफ मसल्स गेन कर सकते हैं, और यू कैन से कि ज़िंदगी से हाथ भी नहीं धोएंगे। आखिरी चीज़ जो मैंने डिस्कस करी है स्टूडेंट्स, वो है मेरे पास प्लांट स्टेरॉइड्स। इनकी 3 कैटेगरीज हैं, उन्हें हम लोग एल्केलॉइड्स, कार्डियक ग्लूकोसाइड्स और फाइटोस्टेरोल्स का नाम देते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल्स ही काफ़ी हैं, और इन 3 एग्जांपल्स के साथ ही इस दुआ के साथ कि आप इस पर्टिकुलर नॉलेज को, हमेशा बोलता हूँ क्या भला, कि इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, आप लोगों की ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर बना सकते हो, आप लोगों से ज़िंदगियाँ छीनने वाले ना हों, बल्कि ज़िंदगियाँ देने वाले हों। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।